हेलो दोस्तों, एग्री क्लासेस बाय रठी में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल अपन केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट टेबल वाला चैप्टर कर रहे थे केमिस्ट्री में। तो अपन ने लोथर-मेयर वक्र के नियम तक कर लिया था। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट नियम आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो भी परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, जो इससे पहले आए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था वो भी परमाणु भार पर आधारित था, और लोथर-मेयर वक्र नियम वो परमाणु भार पर आधारित था, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो भी परमाणु भार पर आधारित है। देखिए, मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव ने कहा था कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो उनके जो परमाणु भार है उनके आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी उसमें टोटल 63 तत्व थे। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। उन्होंने उनमें 7 आवर्त बनाए थे और 9 वर्ग बनाए थे। 9 वर्ग कौन कौन से थे? 1 से 7 तक थे। 1 2 3 4 5 6 7। एक 8वां वर्ग था, एक 0 जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया था। जीरो वर्ग था, उसमें किसको रखा गया था मेंडलीव के द्वारा? इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया था। ठीक है, तो मेंडलीव का नियम, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है। उन्होंने बताया था तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण परमाणु भार है उनके आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, और कुल तत्व कितने होते हैं इसमें? कुल 63 तत्व हैं। ठीक है, और इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें 63 तत्व हैं। 7 आवर्त बनाए थे इन्होंने, 9 वर्ग बनाए थे 1 से 7 तक, 8वां और 0 शून्य वर्ग जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया था। अब देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कुछ भविष्यवाणी तत्व हैं, उन्हें देखते हैं हम। देखिए, तो ये हैं भविष्यवाणी तत्व। देखिए, इनमें क्या है कि जो गैलियम है वो एल्यूमिनियम से समानता दर्शाता है, मतलब गुणों में, रासायनिक भौतिक सभी गुणों में समान है, और इनसे आगे से तत्व बने थे। स्कैंडियम बोरॉन से, जर्मेनियम सिलिकॉन से, और टाइटेनियम मैग्नीज से। ठीक है, इन्हें याद करने का तरीका देखिए, इनको है गंगा से जमुना तक। गंगा से जमुना तक। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइंड रूप से याद करने का है ठीक है, अलगा बीएससी जैसी टीसी मांगे। ठीक है, इन्हें तो अपन सीधा याद कर सकते हैं गंगा से जमुना तक, फिर इनको इनसे निकाल सकते हैं अलगा बीएससी जैसी टीसी मांगे। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी तत्व थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो अब अपन नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। नेक्स्ट नियम है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मोजले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये तो कर ही लोगे, इसे याद कर लोगे सीधा, अलगा बीएससी जैसी टीसी मांगे गंगा से जमुना। ठीक, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट नियम की ओर। अब देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अपन इससे पहले जो नियम पढ़े थे, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था, डोबेनेल का त्रिक नियम पढ़ा था, और मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी, और लोथर-मेयर वक्र नियम पढ़ा था। वो सारे किस पर आधारित थे? परमाणु भार पर। एक नियम है जो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, और इसे परमाणु क्रमांक पर आधारित है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, या बोल सकते हैं बोर-बर्नर सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, इनका कथन क्या है? इन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीव ने पढ़ा था कि तत्वों के
भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, पर यहाँ पर किसके होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, जो आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप था उसमें 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ठीक है, अब अपन जो आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप है उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसके द्वारा दिया गया था, मोजले के द्वारा दिया गया था। और जो आधार इस मतलब किस पर आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बोर-बरी बर्नर सिद्धांत पर आधारित है। कथन क्या था इसका, इनका कथन था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, जो आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप था उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त थे। अब अपन देखते हैं आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप। देखिए, ये मोजले की या आधुनिक आवर्त सारणी थी, मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी। अब बोल रहे हैं ए आ गया फिर बी आ गया, वो भी बताते हैं अभी। फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, 8 9 10 11, फर्स्ट बी 12, सेकंड बी 13, थर्ड ए 14, फोर्थ ए 15, फिफ्थ ए 16, 6A 17, 7A और 18 को बोला जाता है 0 वर्ग। ठीक है, अभी अपन देखे थे कि 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उपवर्ग होते हैं, ठीक है, उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, ए और बी। जो ए होता है वो एस और पी ब्लॉक में आता है, जो बी होता है वो डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो देखिए उपवर्ग कैसे, अब इन्हीं से अपन इनको देखेंगे कौन सा वर्ग कहाँ है, कौन सा वर्ग कहाँ है। क्योंकि जो उपवर्ग है, जो ए है, जो वहां पे ए है वहां एस और पी ब्लॉक होंगे, और जहां बी है वहां पर डी ब्लॉक होगा। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट से सेकंड तक जो ए है ये आता है एस ब्लॉक। ठीक है, ए है, देख लो। ठीक है, ए एस ब्लॉक में आता है, तो देख लो फर्स्ट ए और सेकंड ए ये दोनों वर्ग किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, थर्ड बी से लेकर 12 में सेकंड बी तक ये आता है डी ब्लॉक में। ठीक है, ये डी ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक भी इसी में आता है। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड बी से थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7B और ये 8 9 10 फर्स्ट बी और सेकंड बी ये आते हैं बी ब्लॉक, और ये जो तीनों हैं इनको बोला जाता है 8वां आवर्त, कमेंट में 8। ठीक है, इन तीनों को संयुक्त रूप से 8 बोला जाता है। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक है वो फर्स्ट ए और सेकंड ए में आएगा, और डी ब्लॉक है वो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6B, 7B, 8 फर्स्ट बी और सेकंड बी में आएगा। और जो 13 से 18 तक है, थर्ड ए से 0 तक, वो आएंगे पी ब्लॉक में। ये कौन सा हो गया, ये हो गया पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6A, 7A और 0 ये सारे कौन से हो गए, ये हो गए पी ब्लॉक में। अब देखिए एफ ब्लॉक आएगा, सारे जो वर्ग हैं वो कंप्लीट हो गए। देख लो कोई सा भी नहीं रहा, देख फर्स्ट ए और फर्स्ट बी एस ब्लॉक में आ गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6B, 7B, 8 फर्स्ट बी और सेकंड बी ये डी ब्लॉक में आ गए। 13 14 15 16 17 18 तक थर्ड ए, फोर्थ ए, 5A, 6A, 7A और 0 ये पी ब्लॉक में आ गए। अब देखिए एफ ब्लॉक कहाँ आएगा,
देखिए जो एफ ब्लॉक है ना वो थर्ड बी से स्टार्ट होगा और थर्ड बी में ही समाप्त हो जाएगा। यहां पे आएगा एफ ब्लॉक, ठीक है। तभी उसको आवर्त सारणी में अलग से नीचे बनाया जाता है, वो थर्ड बी से स्टार्ट होता है और थर्ड बी में ही समाप्त होता है, ठीक है। और एफ ब्लॉक भी बी ऊपर में आता है। तो ये थी आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी, उन्होंने बताया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो ये आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित है और जो इनके रासायनिक व भौतिक गुण है परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी बताई थी कि फर्स्ट ए और सेकंड बी एस ब्लॉक में आते हैं, थर्ड बी से और फर्स्ट बी मतलब 3 वर्ग 3 से 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं, वर्ग 13 से 18 तक पी ब्लॉक में आते हैं और एफ ब्लॉक वर्ग 3 से स्टार्ट होकर 3 में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन देखते हैं कि जो 100 से अधिक वाले परमाणु क्रमांक है उनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। देखिए तो जो 100 से अधिक वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्व है उनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो 100 से अधिक वाले तत्व होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम के लिए पहले उनके आगे अनुलग्न लगाया, पूर्व लगन लगाया जाता है, बाद में अनुलग्न लगाया जाता है। अनुलग्न के रूप में आईयूएम लगाया जाता है हमेशा, ठीक है। अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे, आईयूएम, ठीक है। जो पूर्व लगन होता है वो नंबर के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। यदि फर्स्ट नंबर मतलब 0 है तो उसके लिए लगाएंगे निल, फर्स्ट के लिए अन, सेकंड के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए अन, ठीक है। ये इनका अपन प्रयोग करके अपन 100 से अधिक वाले तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक लिखेंगे। अब देखिए मैं कुछ आपको एग्जांपल करके बताता हूं, ठीक है। अब देखिए जैसे अपन ने ले लिया 101, ठीक है। अब अपन को इसका परमाणु क्रमांक लिखना है, ठीक है। तो देखिए अपन 1 के लिए क्या लगाते हैं, अन लगाते हैं, तो 1 के लिए आ जाएगा अन। 0 के लिए क्या लगाते हैं, निल, फिर देखिए 1 के लिए क्या लगाएंगे, अन, और आईयूएम अनुलग्न के रूप में लगा देंगे, तो ये बन गया अन निल अन आईयूएम, ठीक है। इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं UNU, ठीक है। अब देखिए जैसे अब अपन मान ले अपन लिख ले 105 का, ठीक है। 1 के लिए क्या लगाएंगे अपन, अन लगाएंगे, 0 के लिए क्या लगाएंगे, नील लगाएंगे, लिए 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, और आईयूएम अनुलग्न के रूप में लगा देंगे। अब देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, UNP, ठीक है। अब देखिए जैसे अपन लिख ले 108 का, किसी भी संख्या का लिख सकते हैं अपन, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल और 8 के लिए ऑक्ट और आईयूएम अनुलग्न के रूप में, तो क्या बन जाएगा UNO शॉर्ट फॉर्म में। अब जैसे 110 का लिख लें, 1 के लिए क्या आएगा, अन, 1 के लिए क्या आएगा, अन, 0 के लिए क्या आएगा, निल और आईयूएम अनुलग्न के रूप में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये UUN। अब मान लो लिख दें अपन 115, ठीक है। तो 1 के लिए क्या लगाएंगे, अन, 1 के लिए अन और 5 के लिए पेंट और आईयूएम अनुलग्न के रूप में, तो क्या बन गया UUP, ठीक है। इनमें शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधा आपको वो संख्या ज्ञात करनी है और उनके अनुसार नंबर लिखते जाना है, ठीक है। तो अब देखिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जादुई संख्या, ठीक है।
जैसे मान लो कि अपन को पूरी आवर्त सारणी तो याद होती नहीं है, उसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अपन को फर्स्ट वर्ग और लास्ट 18 वर्ग वो याद हो तो अपन पूरी आवर्त सारणी उसके थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अपन आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए जादुई संख्या से कैसे हम आवर्त सारणी को बनाते हैं। देखिए जैसे अपन फर्स्ट से सेकंड वर्ग को ला रहे हैं, 17 से 18 करके दिखा रहे हैं, ठीक है। जो देखिए आवर्त, देखिए जो आवर्त संख्या है, मतलब आवर्त में तत्वों की संख्या, जो फर्स्ट आवर्त होता है उसमें 2 तत्व होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं, फिर उसके बाद अगले में 18 होते हैं, 18 होते हैं और 32 होते हैं, ठीक है। और जो इससे नीचे आता है उसमें भी 32 होते हैं, ठीक है। ये आवर्त में तत्वों की संख्या है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, ठीक है। अब देखिए अपन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला आवर्त है फर्स्ट आवर्त। फर्स्ट आवर्त में क्या आता है? हाइड्रोजन। इधर क्या आता है? हीलियम, ठीक है। अब देखिए सेकंड आवर्त, ठीक है। इधर सेकंड आवर्त में क्या आएगा? लिथियम, ठीक है। उधर सेकंड में क्या आएगा? नियोन। इधर देखिए थर्ड आवर्त, इधर थर्ड आवर्त में क्या आएगा? सोडियम, ठीक है। और उधर थर्ड आवर्त में क्या आएगा? ऑर्गन। इधर देखिए फोर्थ आवर्त, फोर्थ आवर्त में क्या आएगा? पोटेशियम। इधर क्या आएगा? आगे देखिए रुबिडियम, उधर आएगा सीजियम, इधर सातवें आवर्त में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं आएगा तो एक इधर से कम करके ऊपर से ऐड करते लाएंगे, ठीक है। अब देखिए अपन को पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इस तत्व में कितने, इस आवर्त में 2 तत्व है तो इसका 2 से ऐड कर देंगे, 2 और 1 कितने हो गए? 3। लिथियम का कितना होता है? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 ही होता है। अब देखिए लिथियम सेकंड आवर्त में, सेकंड आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8। 8 में 3 जोड़ दिए 11। सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु कितना कितना होता है? 11 ही होता है, ठीक है। अब देखिए अगला थर्ड आवर्त में कितने तत्वों की संख्या होती है? 8। 8 जोड़ दीजिए, कितनी आ गई? 19। पोटेशियम का कितना होता है? 19 ही होता है, ठीक है। फोर्थ में कितनी होती है आवर्त में तत्वों की संख्या? 18। 18 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 37। 5 में कितना आ गया? 37। अब देखिए पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 18। तो 18 फिर से जोड़ दीजिए इसमें, 37 में 18 जोड़ेंगे कितना है? 55, ठीक है। तो सीजियम का कितना आ गया? 55 आ गया, ठीक है। अब देखिए छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 32। तो 55 में 32 जोड़ दीजिए, आ गया 87, ठीक है। तो FR होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 87, ठीक है। अपन ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए जैसे इधर निकालते हैं, इधर
एक वो नहीं है, मतलब एक आवर्त में तत्व लास्ट वाला जो आवर्त है सातवां उसमें तत्व नहीं है, तो अपन ऊपर वाली एक संख्या छोड़ देंगे तो उसके बाद अगली नेक्स्ट संख्या से ऐड करते आएंगे। देखिए अपन को पता है ये में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 में 8 जोड़ दो 10 हो गया, नियॉन का 10 ही होता है, ठीक है। अब सेकंड बार दोबारा 8 जोड़ दो 18, आर्गन का 18 होता है, ठीक है। अब दोबारा 18 जोड़ दो 36 ही होता है, ठीक है। फिर से 18 जोड़ दो 54, तो इसका 54 होता है, ठीक है। इस बार 32 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 8 2 वो 4 2 6 5 3 8 86। ये लो, कोई दिक्कत। और अपन देखते हैं 18 वर्ग में, यहाँ छठे 18 वर्ग के छठे आवर्त में 86 पे, तो फर्स्ट आवर्त के 7वें में 87, ये देख लो, सही है। तो ऐसे अपन आराम से निकाल सकते हैं, ये इन्हें निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब देख लो, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है बेरिलियम। बेरिलियम कितना होता है 4, ठीक है। ऊपर एक नहीं है तो ऊपर एक को छोड़ देंगे, स्टार्ट कर देंगे 8 से। 8 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, और मैग्नीशियम इसके नीचे आता है, मैग्नीशियम का होता भी कितना है 12 ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर कैल्शियम आता है इसके नीचे, फिर से 8 जोड़ेंगे 12 में कितना होगा 20 इसका होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा, ठीक है। अब 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 38 ही होता है इसका, ठीक है। फिर से 18 जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 8 8 16 4 5 6 56, कोई दिक्कत। ओ सॉरी, यहाँ पे बी ए आता है, इसके नीचे आएगा आर ए, ठीक है। फिर उसमें 18 जोड़ देंगे, 8 से 14 का 4 कैंसिल पाए 1 5 1 6 वो नहीं 8 से 14 4 कैंसिल पाए 1 5 1 6 1 7, ये लो 18 थोड़ा जुड़ेगा, हाँ 18 जुड़ गया ना। अब इसमें 32 जुड़ेगा, 6 2 8 और 5 3 8 88 आएगा रोबेडियम का, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे अपन पीछे से कर सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एल्टी वो लिख सकते हैं अपन। फिर उनके तत्वों में जैसे ऊपर वाला नहीं है तो 2 को ऊपर वाले घटा देंगे, 8 8 जोड़ दे जाएंगे, 8 18 32 18 18 32 ऐसे जोड़ के अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्हें निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि जो मोजले की आवर्त सारणी थी वो इस प्रकार थी। देखिए एक चीज और रह गई है, जो लास्ट में बॉक्स है कि आवर्त का नाम, ठीक है। जो फर्स्ट आवर्त है उसका नाम है लघुत्तम आवर्त, लघुत्तम आवर्त, ये फर्स्ट आवर्त है। उसके बाद सेकंड है, उसे बोलते हैं लघु आवर्त, ठीक है। थर्ड है जिसमें 8 तत्व है, उसे बोला जाता है लघु आवर्त। 18 है, फोर्थ में इसे बोला जाता है दीर्घ आवर्त। इसमें 18 है तो इसे बोला जाएगा दीर्घ आवर्त, ठीक है। और छठे में इसे बोला जाएगा अति दीर्घ आवर्त, और जो लास्ट है उसे बोला जाएगा अपूर्ण आवर्त, ठीक है। ये अभी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, ठीक है, इसे अपूर्ण आवर्त बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट आवर्त से बोले क्या बोलेंगे लघुत्तम आवर्त, द्वितीय को बोलेंगे लघु आवर्त,
तृतीय को भी लघु आवर्त, फोर्थ को दीर्घ आवर्त, फिफ्थ को दीर्घ आवर्त, सिक्स को अति दीर्घ आवर्त, और जो अति दीर्घ आवर्त या दीर्घतम आवर्त, और सातवां उसे बोला जाएगा अपूर्ण वर्ग। ठीक है, ये बना लेना अच्छे से। अब देखिए अपन देखते हैं जो मोजले की आवर्त सारणी है। ठीक है, उस सारणी में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, छठा आवर्त, जिसमें टोटल 32 तत्व हैं। और सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, थर्ड है, जिसमें भी टोटल 32 तत्व हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में वैसे देखा जाए तो उसमें तत्व 32 नहीं होंगे, पर जो एफ ब्लॉक है वो भी थर्ड वर्ग में ही आता है, उनको जोड़ेंगे 28 को तो ये 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मोजले की आवर्त सारणी की जो सर्वमान्य आवर्त सारणी बोला जाता है, इसे सर्वमान्य मतलब इस पर इसमें सारे जो नियम है वो सभी तत्वों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये सर्वमान्य नियम है, जो भी सारे नियम थे उनमें सबसे ज्यादा सर्वमान्य नियम कौन सा है, आधुनिक आवर्त सारणी है, मोजले की आवर्त सारणी जिसे मोजले द्वारा दिया गया था। उसमें आवर्त सारणी में सबसे बड़ा वर्ग है छठा वर्ग, जिसमें 32 तत्व हैं, और आवर्त सबसे बड़ा आवर्त छठा है, उसमें 32 तत्व हैं, और आवर्त सारणी में सबसे बड़ा वर्ग तीसरा वर्ग है, जिसमें 32 तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अब देखते हैं अपन ब्लॉक आधारित वर्गीकरण, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। इस आवर्त सारणी को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। तो अपन चलते हैं और देखते हैं। देखिए ब्लॉक आधारित वर्गीकरण। ठीक है, ब्लॉक आधारित वर्गीकरण में इस आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है, वह ब्लॉक जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में रहता है। जैसे किसी भी तत्व का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ठीक है, और जिसका लास्ट जो अंतिम इलेक्ट्रॉन बचता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वह एस उपकोष में खत्म हो, कैसे कहीं पे भी 1s1, 1s2, 2s1, 3s1, 5s1, 5s2, 4s2, कहीं पे भी यदि एस उपकोष में लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचता है वह एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक है, कहीं भी बच सकता है, जैसे रुबिडियम होता है, रुबिडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 5s1। ठीक है, और जैसे सोडियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या बचता है 3s1, और जैसे पोटेशियम में देखें तो 4s1, लिथियम में देखें तो 3s1 और 2s1, और बेरिलियम में देखें तो 2s2। इनमें एस इलेक्ट्रॉन में अंतिम इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो कौन से हुए, वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं, वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में प्रवेश करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर जो अंतिम जो उपकोष होता है वो एस का हो, एस में इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वो कहलाएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है NS1 से 2। यहाँ पर n का मतलब है कि एक जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 जो भी आते हैं वो नंबर्स हैं, वो n है। ठीक है, यहाँ पर जो उपकोष है उसके नंबर्स, और n 1 से 2 जो s उपकोष है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि s उपकोष सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास। देखिए जो इसका आवर्त है, ये कौन कौन से आवर्त में होता है, 1 से 7वें आवर्त तक होता है। जैसे जो आवर्त फर्स्ट आवर्त में एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, उसमें एक फर्स्ट वर्ग में एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, फर्स्ट में सेकंड दोनों में। ठीक है, तो जो फर्स्ट आवर्त है, फर्स्ट वर्ग है, उसके 1 से 7वें आवर्त तक इसमें तत्व उपस्थित हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये सारे एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, ये 1 से 7वें वर्ग आवर्त में पाए जाते हैं, और वर्ग फर्स्ट और सेकंड 2 ही वर्गों में पाए जाते हैं, फर्स्ट वर्ग में और सेकंड वर्ग में, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में। ठीक है, अब देखते हैं अपन इनमें
कौन कौन से तत्व आते हैं? देखिए एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, अपन अभी पढ़े थे। एस ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट व सेकंड में होता है एस ब्लॉक, ठीक है। और जो आवर्त होते हैं वो 1 से 7 तक होते हैं। देखिए तो फर्स्ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और, ठीक है। अब देखिए आवर्त जो वर्ग सेकंड है उसके फर्स्ट आवर्त में कोई भी तत्व नहीं होता है। उसके बाद देख कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये आते हैं एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में जो फर्स्ट वर्ग में तत्व होते हैं उन्हें बोला जाता है क्षारीय धातु, ठीक है। क्या बोला जाता है इन्हें? क्षार धातु, ठीक है। एस ब्लॉक के जो फर्स्ट वर्ग में जो तत्व आते हैं 1 से 7 आवर्त में, उन्हें क्या बोला जाता है? क्षार धातु। और जो क्षार धातु होते हैं इनका जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कोष में इनमें हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। जो क्षार धातु होती हैं उनका जो बाह्यतम कोष होता है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो वर्ग सेकंड वाली धातु होती है उन्हें बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। जो क्षारीय मृदा धातु होती है उनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं सभी तत्वों के, ठीक है। देखिए एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व 1 से 7 आवर्त तक और फर्स्ट और सेकंड वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रुबिडियम। आपको पता ही होगा ना ट्रिक याद करने की, एलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट आवर्त है उसके तत्व क्या कहलाते हैं? उसके तत्वों को नाम दिया जाता है क्षार धातुएं, ठीक है। जो क्षार धातु होते हैं उनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जो ये सारे तत्व हैं इनके सभी के जो बाह्यतम कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, ठीक है। इसमें लास्ट में बचेगा 1s1, इसमें 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1, ठीक है। ऐसे बचते हैं। जो सेकंड वर्ग के तत्व हैं उन्हें बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। और क्षारीय मृदा धातु होते हैं उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके में बचेंगे 2 2 2 2 2 2, ठीक है। इसमें आएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2, ठीक है। इस तरह से इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब देखिए जैसे अपन से कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा सीधा, सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछ ले, अपन से पूछ ले रुबिडियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, ठीक है। सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन जैसे नहीं इसको करने बैठ जाए, रुबिडियम लें, उसको परमाणु देखें, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भरें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तब जाके निकाले। इससे अच्छा अपन को सीधा पता लगे। अब अपन पता है ना कि जो क्षार धातु होते हैं बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अपन से पूछा रुबिडियम, अपन देखेंगे रुबिडियम कौन से वर्ग में आता है, कौन से आवर्त में आता है, ठीक है। अपन देख लिया 5वें आवर्त में फर्स्ट वर्ग में आता है। अपन पता है फर्स्ट वर्ग की धातु कौन सी है? क्षारीय धातु है, ठीक है। क्षारीय धातु है और क्षारीय धातु होते हैं बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपन फर्स्ट से आंसर दे देंगे रुबिडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, ठीक है। और वो भी 5s1 में। यदि अपन का आवर्त पता है तो अपन आवर्त के हिसाब से फर्स्ट फटाक से बता सकते हैं कि 5s1 में और उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 5s1, ठीक है। यदि अपन को 5s1 पता लग गया, 5s1, ठीक है, तो अपन इसे क्वांटम संख्या प्रयोग कर सकते हैं। अपन पता क्वांटम संख्या n l m का मान ज्ञात करना होता है। n का मान क्या है पर 5, s के लिए l का मान 0, तो m का मान भी 0, और जो वो होती है s चंद्रण क्वांटम संख्या अपन को पता है कि फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन एक ही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का लिए क्या होता है? पॉजिटिव 1/2, ठीक है। देखिए
रुबिडियम का पूछ लिया अपन से। रुबिडियम का अपन को पता लगे क्या होता है 5s1 होता है। n बराबर क्या हो गया 5 हो गया। l बराबर s के लिए हमेशा 0 होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 0 और s बराबर हो जाएगा +1/2। ऐसा कुछ का पूछ सकता है। कैल्शियम का दे दे, ठीक है, तो कैल्शियम के लिए क्या आएगा 4s2, तो अपन निकाल लेंगे n बराबर 4। पहली बात इसमें बायतम कोष में समझ ले कैल्शियम के बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन अपन पता है सेकंड वर्ग का है। सेकंड वर्ग के क्षारीय मृत धातु होते हैं और बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए 4s2 आएगा इसका, तो n बराबर 4, l बराबर 0, s के लिए 0 होता है, m बराबर 0 और s बराबर क्या होगा इधर नेगेटिव हो जाएगा 1/2, क्योंकि सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है एस ब्लॉक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में, आराम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये रुबिडियम वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है बजट में कि रुबिडियम के बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन की क्वांटम या रुबिडियम की इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए या फिर क्वांटम संख्या का मान बताइए, ऐसे पूछ ले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे पता है कि ये क्षार मृत धातु हैं, क्षारीय मृत धातु हैं, इनमें बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कौन से वर्ग में आता है, ये आराम से कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पर, पी ब्लॉक पर। देखिए अपन ने आज एस ब्लॉक पढ़ लिया है, अपन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप आराम से घर पर रहें अच्छे से और अपने घर वालों को भी अच्छे से सेफ रखें। थैंक यू दोस्तों, और आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की कोशिश करें जिससे हम लाइव टेस्ट सीरीज आपको ला सकें। आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा अपने दोस्त भी पढ़ पाएँ, अपन भी अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी सिलेक्शन हो। और इस बार 3 और नई कॉलेज खोली जा रही हैं। SKRU बीकानेर वाली कॉलेज उसके अंडर में एक गंगानगर में है, एक झुंझुनू में है और एक चूरू में है, ठीक है। 3 नई कॉलेज खुलने वाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, आपका और चांस बढ़ता है। और जो 12th वाली क्लास जो 12th में है इस बार स्टूडेंट, वो सोचते हैं कि हमें कॉलेज नहीं मिल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे, हमारे टेस्ट सीरीज लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जब पेपर होगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन मैच करके भी दिखाऊंगा, आपकी कट ऑफ उसके अनुसार दिखाऊंगा भी कि ये आपका देखो सिलेक्शन आराम से हो सकता था। तो ऐसा नर्वस नहीं हो कि हमने कोचिंग नहीं की, आता कुछ नहीं। 11th 12th वाली आती है, बस एक केमिस्ट्री वाला थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम केमिस्ट्री क्लास लगा रहे हैं आपके लिए, टेस्ट सीरीज भी लगा रखी है, तो आप पढ़ें अच्छे से। थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें जिससे अपने सभी दोस्त सभी भाई जुड़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा। थैंक यू दोस्तों।